आने वाले हैं आप सभी के एग्जाम और आप तैयारी में चुके हैं एकदम जुट। कहने का मतलब है कि सभी लोग भाई बोर्ड है और क्लास 12th का बोर्ड तो सेकेंड टाइम है इसलिए थोड़ा डर कम होता है, लेकिन 10th का क्या होता है, फर्स्ट टाइम बोर्ड देने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा डरते हैं। बहुत सारे सवाल होते हैं। अब चाहे 12th हो चाहे 10th हो, बोर्ड तो बोर्ड होता है कि पेपर किस तरीके से आएगा, कितने मार्क्स के कौन सा सेक्शन रहेगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो इन सभी सवालों के जवाब के लिए सीबीएसई ने सैम्पल पेपर इशू कर दी है। तो अब चूंकि मैं आपको पढ़ाती हूँ हिंदी, तो मेरा फर्ज बनता है कि भाई 10th और 12th दोनों के ही इन सैम्पल पेपर, मॉडल सैम्पल पेपर को मैं आपको लेकर आऊँ और बताऊँ कि इनमें किस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने कितने मार्क्स के हैं, कैसे कैसे सेक्शंस आएंगे। ठीक है, हेलो एवरीवन, मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा आज लेकर आए हैं क्लास 12th हिंदी कोर का सीबीएसई द्वारा इशू मॉडल सैम्पल पेपर। आप सभी को पता है कि फेब से लेकर मार्च तक आप सभी के एग्जाम होते हैं और भाई इस बार 12th के एग्जाम भी इसी बीच में होंगे, तो इनके लिए आपको रेडी भी होना है। अब रेडी होने के लिए पता होना चाहिए कि पेपर कैसा होगा। तो सीबीएसई ने जो मॉडल सैम्पल पेपर दिया है इसे हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो आपको पॉइंट वाइज मिलेंगे, लेकिन आपको वो पॉइंट वाइज लिखने नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको सिर्फ एक आइडिया दिया गया, जैसे मैंने बताया ना कि ये सिर्फ मॉडल सैम्पल पेपर है। इसके थ्रू आपको समझाया जा रहा है कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कितने पॉइंट्स को लेकर आप डिस्क्राइब कर सकते हो, और इसमें जिस चीज के लिए आपको सबसे ज्यादा सतर्कता बरतनी है वो है आपकी वर्ड लिमिट्स। याद रखिए, सीबीएसई इस बार बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है अपने इस रूल को लेकर कि जो वर्ड लिमिट दी जा रही है स्टूडेंट्स उतनी ही वर्ड लिमिट्स में काम करेंगे। ये चूंकि लैंग्वेज पेपर्स में अक्सर ये होता है कि बच्चे बियॉन्ड द लिमिट लिख देते हैं, जो कि उनके टाइम वेस्ट होता है। तो अब कोशिश ये करिए आप कि अपने आप को उस वर्ड लिमिट्स के अंदर बांधिए। हर क्वेश्चंस के साथ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, कितना आंसर कितने वर्ड्स में लिखना है ये भी आपको बताया गया। तो बहुत ध्यान रखिए कि उस वर्ड लिमिट को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th हिंदी कोर का सीबीएसई मॉडल सैंपल क्वेश्चन पेपर है जो सीबीएसई ने खुद इशू किया है। रही बात प्रैक्टिस सैंपल पेपर्स की, तो वो भी मैं आपको कराऊंगी, ये मैं प्रॉमिस कर रही हूँ। ठीक है, अब याद रखिए एक ही दिन कोर और इलेक्टिव दोनों का पेपर होगा, तो आपको अपना पेपर कोड पता होना चाहिए। आपका पेपर कोड है 302। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन पेपर सेशन है ये 25-26 का है। भाई 25 तो अभी चल ही रहा है कि नहीं, और 26 कब होगा, 26 जब हमारा एग्जाम होगा, तो इसलिए सेशन क्या है 25-26 कहलाता है। अब पेपर किस तरीके से आने वाला है ये आपको ध्यान देना है। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, हिंदी आधार। अब चूंकि कोर को हम क्या बोलते हैं, आधार। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र मतलब सैंपल पेपर है। कक्षा 12वीं है, सेशन है 25-26 का। निर्धारित समय आपको 3 घंटे का ही मिलने वाला है, ध्यान रखिए। बाकी पेपर को करने की जो ट्रिक और टिप्स है वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगी, अभी तो हम सिर्फ सैंपल पेपर कर रहे हैं। ठीक है, और ये 80 मार्क्स का आपका पेपर रहता है। जैसे कि मैंने आपको मार्किंग स्कीम में पहले भी बताया है, 80 मार्क्स का आपको पेपर आएगा, लेकिन 20 मार्क्स आपको इंटरनल मिलेंगे। वो भी किस बेस पे मिलेंगे ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, कुछ सामान्य निर्देश आपको पेपर में दिए जाएंगे, देखिए ध्यान से। निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन कीजिए। ये प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है, यानी कि 3 सेक्शन का, खा और गा में है। ठीक है, चूंकि अब आपके पास सिर्फ 3 बुक्स हैं तो इसलिए इनको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। का में आपके पास अपठित बोध पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। यानी कि जो का सेक्शन है ये आपका अपठित बोध है, जिसमें आपके पास अपठित गद्यांश और पद्यांश रहेगा। जितने क्वेश्चन हैं सारे करने हैं, कोई ऑप्शन इसके अंदर नहीं रहेगा। फिर आ जाते हैं खंड खा। इसमें पाठ्य पुस्तक, अभिव्यक्ति और माध्यम से प्रश्न पूछे हैं, प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए रहेंगे। तो आपकी जो 3rd बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम, जो कि मास कम्युनिकेशन पे बेस्ड है, उस पे आपके सामने प्रश्न आएंगे इस बुक से। याद रखिए मैंने हर जगह आप लोगों को बताया है कि 12th के ज्यादा उसमें नहीं है। क्लास 12th के जो है मेरे ख्याल से सिर्फ 7 कोर में सिर्फ 7 चैप्टर हैं आपके पास में, वो आएंगे अभिव्यक्ति माध्यम के, और हर जगह मैंने मेंशन करके भी आपको बताया हुआ है। सिलेबस आपका ऑलरेडी इसका पूरा फुल कंप्लीट है।
खंड गा में पाठ्यपुस्तक आरोह और वितान से प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। अब जो खंड गा है वो हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह और वितान, आरोह हमारी काव्य खंड गद्य खंड रहेगी और वितान में हमारे पास 3 चैप्टर हैं, तो इन पर आधारित हमारे पास प्रश्न रहेंगे। ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, खा और गा में आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। तीनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, यानी कि सारे प्रश्नों को आपको करना है। हर प्रश्न में आपके पास ऑप्शंस अंदर दिए रहेंगे। यथासंभव तीनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः देने। ये एक बहुत अक्सर पेपर्स में शायद ये चीजें मेंशन नहीं रहती, लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन पेपर हमेशा सीक्वेंस में सॉल्व करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12, 13, 15 जहां तक के भी आपके पास क्वेश्चंस दिए हैं उन सभी को सीक्वेंस में करिए। कोई भी ये मत सोचिए कि चलो रचनात्मक लेख हम पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद अभिव्यक्ति माध्यम कर लेते हैं, फिर बुक का कर लेते हैं, फिर अपठित बोध कर लेंगे। ये काम नहीं, पहले अपठित बोध आया अपठित बोध करिए, फिर खा करिए, फिर गा करिए, इस तरीके से करिएगा, ठीक है। चलिए अब क्या आ जाए, खंड का है हमारे पास में। अपठित बोध मैंने आपको बताया था, ये रहेगा टोटल 18 नंबर का सेक्शन है हमारे पास में। खंड का जो है वो कितने नंबर का आएगा, 18 नंबर का है। 18 नंबर कैसे, क्योंकि इसमें एक अपठित गद्यांश दिया है जो 10 नंबर का रहेगा और एक आपके पास में रहेगा अपठित काव्यांश जो कि 8 नंबर का रहेगा। अब इन दोनों में प्रश्न आपके पास अति लघु भी आएंगे, लघु भी आएंगे और बहुविकल्पीय भी आएंगे। तीनों तरह के प्रश्न आने हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम गद्यांश पढ़ेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने। तो गद्यांश कितना है, 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं। अगर आप अच्छे से गद्यांशों की प्रैक्टिस करते हैं तो ये पूरे 10 के 10 मार्क्स आप ले सकते हैं। मिट्टी का जो अर्थ पृथ्वी के लिए है वही शिक्षकों का समाज के लिए है। जैसे मिट्टी पृथ्वी को बनाती है, शिक्षक वह आधार है। अब शिक्षक कौन सी मिट्टी को बना रहा है, स्टूडेंट्स की मिट्टी को काढ़ बना रहा है, उसको रूप दे रहा है, जिससे मानव पीढ़ी दर पीढ़ी हर प्रकार से सहायता पाता है तथा ज्ञान अर्जित का काम करता है, यानी कि ज्ञान लेने का काम करता है पीढ़ी दर पीढ़ी। भाई जैसे जो टीचर है उससे किसने लिया, हमारे पिताजी ने भी पढ़ा होगा, हम भी पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे। जैसे मिट्टी बीज को संरक्षण देती है और पौधे की जड़ों की भौतिक रूप में मदद करती है कि वे उपजे, बूढ़े, पूर्णता विकसित होकर बीज बनाएं और जीवन चक्र पूरा करें, वैसे ही शिक्षक युवा मन को तैयार करते हैं। शिक्षक का काम क्या होता है, युवा मन को तैयार करना कि आगे अभी जीवन बहुत कष्ट में है, उसके लिए प्रिपेयर करता है। मार्गदर्शन करते हैं कि वे सफल हों और विकास का केंद्र बने। जैसे मिट्टी में सही अनुपात में तत्व उपलब्ध हैं और जो पौधे उनमें उग रहे हैं, मिट्टी उन्हें पोषक तत्व उपलब्ध कराती है। शिक्षक अपने अंदर परंपराओं को संजोते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को के आवेग को समेटते हैं और जो नौजवान विद्यार्थी शैतान होते हैं उन्हें रास्ते पर लाते हैं। शिक्षक संस्कृति को संभालते हैं और उसे बेहतर बनाते हैं। अंत में जैसे मिट्टी मनुष्यों के साथ साथ सभी जीवों जो पृथ्वी के ऊपर और अंदर हैं आधार उपलब्ध कराती है, वैसे ही शिक्षकों पर भी समाज की इमारत खड़ी होती है। भाई शिक्षक जिस तरीके से बच्चों को ज्ञान देगा, जैसे संस्कार सिखाएगा, वही पीढ़ी तो आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, और वही वो समाज उसी तरीके से बनेगा। अच्छी शिक्षा दी तो अच्छा बनेगा। पृथ्वी को वास्तविकता का प्रतीक माना जाता है। अपने वृहद रूप में वास्तविकता में सब कुछ सम्मिलित होता है। जैसे कि वह देखा या महसूस किया जाता है, उसे समझा जा सकता है। वह वैज्ञानिक, दार्शनिक या अन्य किसी प्रक्रिया से विश्लेषण करने पर तर्क की कसौटी पर सही नहीं बैठता। अभी कहाँ स्रोत है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, पुस्तक है विजय भव के संभार से। तो APJ अब्दुल कलाम जी की पुस्तक है विजय भव, उससे ये अंश लिया गया है आपके सामने। चलिए अब जैसे कि मैंने बताया कि आपके पास में बहुविकल्पीय भी हैं, अति लघु भी हैं, लघु भी हैं। तो 3 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षक और समाज किसके प्रतीक हैं? बीज और पौधे के, मिट्टी और धरती के, मिट्टी और पोषक तत्व के, धरती और पौधे के। तो शिक्षक और समाज किसके प्रतीक हैं? मिट्टी और धरती के। नेक्स्ट आते हैं, शिक्षक विद्यार्थियों के आवेग को समेटते हैं और नौजवान विद्यार्थी शैतान होते हैं, उन्हें रास्ते पर लाते हैं। इस पंक्ति से हमें पता चलता है कि शिक्षकों को क्या पता चलता है?
सारा ज्ञान प्राप्त है, समाज की इमारत खड़ी करनी है, मानव पीढ़ी की सहायता करनी होती है, बाल मनोविज्ञान की समझ होती है। तो शिक्षक को क्या होता है, वो होता है बाल मनोविज्ञान। क्योंकि देखिए एक क्लास में बहुत तरह के बच्चे बैठते हैं, हर किसी का मन अलग, हर किसी की सोच अलग, समझ अलग, लेकिन एक शिक्षक उन सभी बच्चों को हैंडल करता है, उनकी तरह से उन्हें पढ़ाता है, समझाता है। जो वीक बच्चे होते हैं उन्हें और ज्यादा समय देता है कि नहीं देता है? तो इस तरीके से उन्हें बाल मनोविज्ञान की काफी समझ होती है। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, आपका असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी हिंदी में आते हैं। तो ये क्या से रहते थे, कथन और कारण आधारित रहते हैं। तो ये आपके हर अपठित गद्यांश और पद्यांश में एक एक क्वेश्चन जरूर आएगा, जैसा कि सैंपल पेपर में इसमें दिया गया है। ठीक है, देखिए क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए देखते हैं, 4 कथन दिए गए हैं। पहला है, शिक्षक युवा मन को पहचानते हैं, शिक्षक मिट्टी की भांति संरक्षण की भूमिका निभाते हैं, शिक्षक संस्कृति के संचार के वाहक होते हैं, शिक्षक पृथ्वी जैसा भार ढोते हैं। तो अब क्या है, गद्यांश के अनुसार कौन सा या कौन से कथन सही है? तो अगर हम देखें तो इसमें जो कथन सही है वो है आपका पहला, दूसरा और तीसरा। क्योंकि भार ढोने का काम तो यहाँ पर दिया ही नहीं कि पृथ्वी जैसे भार ढो रही है वैसे शिक्षक भार ढो रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो ये वाला गलत है, बाकी 3 ऑप्शन हमारे एकदम सही है। चलिए अब आ जाते हैं अपठित बोध के हमारे इस पहले गद्यांश में। अब हम आए हैं अपने लघु त्रय और अति लघु त्रय। अब देख रहे हैं यहाँ पर 1 नंबर का प्रश्न है, तो यानी कि ये क्या है, अति लघु है, नंबर से पहचानिएगा। तो अति लघु का आपको जो आंसर देना है वो 15 से 20 शब्दों के अंदर आप आंसर दे दोगे। समाज की इमारत में लेखक का अभिप्राय क्या है? समाज की इमारत से लेखक का अभिप्राय क्या है? क्या कह रहे हैं, समाज की संस्कृति एवं जीवन की गुणवत्ता। आपको इतना नहीं लिखना है, कम से कम 15 से 20 शब्द लिखने हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये सिर्फ मॉडल सैंपल पेपर है। मॉडल सैंपल पेपर का मतलब है यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के उत्तर डिटेल में नहीं दिए जाएंगे, आपको सिर्फ एक पॉइंट दिया जाएगा, उस पॉइंट के हिसाब से आपको इसे बढ़ाना है। यानी कि दिया है ना, समाज की संस्कृति और जीवन की गुणवत्ता है। इन्होंने बोला समाज की इमारत से लेखक का क्या अभिप्राय है, यानी कि वो समाज में संस्कृति को लाता है, उसकी गुणवत्ता को सुधारता है, वो बच्चों को पढ़ा लिखाकर समाज को सुघड़ बनाता है। ठीक है, ये चीज बतानी। तो इस पॉइंट को आपको 15 से 20 शब्दों के अंदर डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट है, शिक्षक को समाज का आधार क्यों माना गया? अब आप देख रहे हो कि ये 2 नंबर का प्रश्न है। 2 नंबर मतलब कि आपको 30 से 35 शब्दों के अंदर आंसर देना है, या 25 से 35 शब्दों के अंदर आप आंसर दोगे। ठीक है, 25 से नीचे आपको नहीं जाना है। शिक्षक वह आधार है जिससे मानव पीढ़ी दर पीढ़ी हर प्रकार से सहायता पाता है तथा ज्ञान अर्जित करने का काम करता है। तो शिक्षक को समाज का आधार क्यों माना गया है, तो उसको आंसर कैसे लिखोगे? शिक्षक को समाज का आधार इसलिए माना गया है क्योंकि शिक्षक वही है जिससे मानव पीढ़ी दर पीढ़ी हर तरह की सहायता पाता है, ज्ञान अर्जित करता है और आगे चलकर समाज को सुदृढ़ बनाता है। तो इस तरीके से ये आंसर क्या हो जाएगा, 30 वर्ड्स तक, 35 वर्ड्स तक आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका क्या होगा, लघु उत्तरीय है। शिक्षक संरक्षक की भूमिका का निर्वहन कैसे करता है, किस तरीके से करता है? देखिए, शिक्षक युवा मन को तैयार करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं कि वे सफल हों और विकास का केंद्र बने। अब इसी को आपको कितना बढ़ा देना है, 30 से 35 शब्दों तक बढ़ा देना है। सॉरी, मिट्टी की पौधे के लिए क्या भूमिका है, शिक्षक से इसे कैसे जोड़ा गया? अब इन्होंने क्या बताया है, भाई पौधा मिट्टी की जड़ को पोषता है, उस तरीके से पूरा पेड़ आगे बढ़ता है। अब शिक्षक भी क्या है, वो युवा मन को संभालता है और समाज को सुदृढ़ बनाता है। मिट्टी से सही अनुपात के तत्व उपलब्ध होते हैं, जो पौधे उसमें उग रहे हैं मिट्टी उन्हें पोषक तत्व उपलब्ध कराती है। शिक्षक अपने अंदर परंपराओं को संजोते हैं, शिक्षक विद्यार्थियों के आवेग को समेटते हैं और जो नौजवान विद्यार्थी शैतान होते हैं उन्हें रास्ते पर लाते हैं, है ना। तो शिक्षक ये सारे काम करते हैं, इसीलिए उन्हें ऐसे बोला गया। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने प्रश्न संख्या 2 में, जहां पर हमारे पास एक अपठित काव्यांश दिया गया है जो कि है हमारा 8 नंबर का। तो इसमें भी अति लघु, लघु और बहुविकल्पीय तीनों तरह के प्रश्न रहेंगे।
दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। देखिए क्या है, ऊंचे पहाड़ पर पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं उगते, ना घास ही जमती है सिर्फ बर्फ जो कफन की तरह सफेद और मौत की तरह ठंडी होती है। खेलती खिलखिलाती नदी जिसका रूप धारण कर अपने भाग्य पर बूंद बूंद रोती है, ऐसी ऊंचाई जिसका परस पानी को पत्थर कर दे, ऐसी ऊंचाई है जिसकी दरसहीन भाव भर दे, अभिनंदन की अधिकारी है। आरोहियों के लिए आमंत्रण है, उस पर झंडे गाड़े जा सकते हैं, किंतु कोई गौरैया वहां नीड़ नहीं बनाती, यानी कि घोंसला नहीं बनाती। ना कोई थका मांदा बटोही मतलब क्या होता है, राहगीर जो होता है, पथिक, उसकी छांव में पल भर पलक भी झपका सकता है। सच्चाई यह है कि केवल ऊंचाई ही काफी नहीं होती, सबसे अलग थलग परिवेश से पृथक, अपनों से कटा बटा, शून्य में अकेला खड़ा होना। तो कहने का तात्पर्य है, इन्होंने पर्वतों की निर्जन सन्नाटा एकदम, और वहां पर हरियाली जो पूरी तरीके से खत्म रहती है, बर्फ रहती है, ठंडक रहती है, उसके थ्रू इन्होंने बताया है कि आप भी अपने जीवन में क्या रहो, अलग थलग हमें नहीं रहना, कि भाई हम बहुत विशाल तो बन जाएं, लेकिन जब हम बाकी लोगों से कट जाएं तो हमारा मनुष्य रह पाना बिल्कुल बेकार है। ये चीज उन्होंने इसके माध्यम से बताई है। पहाड़ की महानता नहीं मजबूरी है, ऊंचाई और गहराई में आकाश और पाताल की दूरी है। जो जितना ऊंचा उतना एकाकी होता है, यानी कि हम बहुत बड़े तो हो जाते हैं लेकिन हम रिश्तों से कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। हर भार को स्वयं ढोता है, चेहरे पर मुस्काने चिपका मन ही मन रोता है, यानी कि वो आपके चेहरे पर मुस्कान तो दिखेगी लेकिन कहीं ना कहीं वो अकेलेपन में रोता रहेगा। ये स्रोत है कविता ऊंचाई, कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। तो आप सभी के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने ये कविता लिखी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अब जैसे मैंने बताया कि इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न भी रहेंगे। तो पहला प्रश्न है, कविता में पहाड़ शब्द किसकी ओर संकेत कर रहा है? विद्वान, बड़े लोग, नायक या धनी? तो जैसे कि हमने बताया है कि यहाँ पर वो बड़े लोगों की तरफ कर रहा है, यानी कि जो बहुत बड़े हैं, यानी कि आप ऐसे समझ, बड़ों नहीं मतलब हाइट वाइज की बात नहीं कर रहे हैं, जिनके पास धन है, दौलत है, बहुत कुछ है, कहीं ना कहीं वो अपनों से कट जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं। कवि के अनुसार पहाड़ की मजबूरी का निहितार्थ क्या है? क्या बताया गया है इसमें? अत्यधिक ऊंचा होने से अकेले रह जाना, बड़े लोग अपने गुणों के कारण अकेले रह जाते हैं, ऊंचाई निचाई के अंतर के कारण अपनी पहचान बनाए रखने के कारण। तो ये जो पहाड़ की मजबूरी है इसे बताया गया है, आपके बड़े लोग अपने गुणों के कारण अकेले रह जाते हैं, क्योंकि जो लोग जितने बड़े होते हैं अपने गुणों के कारण, कहीं ना कहीं वो नॉर्मल लोगों से अलग हो जाते हैं, है ना। जैसे मैंने बताया कि बड़ा यानी कि बहुत ज्यादा धन संपदा हो जाए, सम्मान हो जाए, तो वो बाकी नॉर्मल लोगों से उतना घुल मिल नहीं पाते हैं। निम्नलिखित में से कविता का मर्म क्या हो सकता है? क्या है देखिए, पहाड़ की महानता स्थापित करना, पर्वतों के सौंदर्य को उकेरना, मन के एकाकी होने के कारण का विश्लेषण, मनुष्य के प्रकृति प्रेम की भावाभिव्यक्ति। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है इसका मर्म है मानव के एकाकी होने के कारण का विश्लेषण, यानी कि मनुष्य जो अकेला हो जाता है वो क्यों हो रहा है, क्या कारण है, ये चीज बतलाया गया है। चलिए, तो अब बहुविकल्पी एक एक नंबर के हो गए। अब यहाँ पर आपके पास एक नंबर का ये अति लघु उत्तर प्रश्न आ रहा है। क्या है? कवि के अनुसार आरोहियों के लिए क्या आमंत्रण है? ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ आमंत्रण होते हैं कि आओ हमारे ऊपर चढ़ो और झंडा गाड़ो, है ना। अब जैसे एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट है, यहाँ पे कितने लोग चढ़ते हैं। कवि के अनुसार आरोहियों के लिए पहाड़ की ऊंचाई और उसका प्राकृतिक सौंदर्य आमंत्रण का कारण है, क्योंकि ये एक चैलेंज होता है अपने लिए, खुद के लिए। पहाड़ अभिनंदन का अधिकारी क्यों है? क्यों बताया गया? अब देखिए, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। 3 नंबर के आपके बहुविकल्पीय हो गए, 1 नंबर का अति लघु, 4 नंबर हो गए। अब 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, 4 नंबर, तो 8 नंबर का हो जाएगा आपका, है ना। तो पहाड़ अभिनंदन का अधिकारी क्यों है? क्योंकि पहाड़ को अभिनंदन का अधिकारी उसकी भौगोलिक विशेषताओं के कारण बताया गया है, कि वो बहुत ऊंचा है, पेड़ पौधे नहीं है, बर्फ पड़ी हुई है, ठंडा है एकदम, पेड़ न लगना, पौधे, घास न जमना, बहती नदी, अत्यधिक ऊंचाई इत्यादि, इसीलिए ये अभिनंदन है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उसे एकाकी भी कर रही हैं।
कवि के अनुसार जिसका दरस हीन भाव भर दे से क्या तात्पर्य है? दरस मतलब क्या होता है? दर्शन। हीनता यानी कि कहीं ना कहीं हमें उससे जो है चिढ़ होने लगे हैं। देखिए क्या है, कवि को पहाड़ की ऊंचाई व उसकी अन्य विशेषताओं के समक्ष सभी कुछ लघु लगता है, सब कुछ छोटा लग रहा है क्योंकि वो इतना ऊंचा है। पहाड़ की ऊंचाइयां और विशेषताएं देखने के बाद व्यक्ति स्वतः हीन भाव से भर जाता है। हमें लगता है कि अरे उसके पास तो सब कुछ है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो इतनी विशालता, इतनी संपन्नता देखकर कहीं ना कहीं अपने अंदर हीन भावना आने लगती है। चलिए अब हम आ जाते हैं खंड खा, जो कि हमारी तृतीय बुक अभिव्यक्ति और माध्यम से है। करीबन इसके 7 अध्याय आपके पास में आएंगे, ठीक है, जिसमें 3, 4 और 5 चैप्टर है और साथ ही साथ आपके पास में 11, 12, 13, हाँ आपके पास में कितने 6 चैप्टर हैं, सॉरी मैं 7 बोल रही थी, 6 चैप्टर हैं। 3, 4, 5 और 11, 12, 13 ये आपके पास में चैप्टर्स हैं जो आपको आएंगे। देखिए क्या है, निम्नलिखित दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 1 से 20 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखना है। रचनात्मक लेख आपको यहाँ पर लिखना है। आप सभी को पता है 3 ऑप्शंस दिए गए, 3 में से कोई एक लिखना है। जो भी आप लिखोगे उसके लिए 6 नंबर मिलेगा। अब ध्यान रखना, वर्ड लिमिट 120 शब्दों की है, बहुत ज्यादा आपको इसमें नहीं लिखना है। रचनात्मक लेख हमेशा आत्मपरक शैली में लिखा जाता है। आत्मपरक शैली का तात्पर्य है जहां पर हम जो भी लेख लिख रहे हैं उसमें अपने आप को हम जरूर शामिल करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया है झरोके से बाहर, अब झरोका मतलब खिड़की, खिड़की से बाहर जब मैं देख रहा हूं तो मुझे क्या दिख रहा है, कुछ ऐसा आपको यहाँ पर लिखना है। फिर है दिया और तूफान, नेक्स्ट है एक कामकाजी महिला की शाम। तो इन तीनों में से कोई एक आपको करना है। तो आत्मपरक शैली में लिखोगे, ये चीज मैं आपको पहले बता रही हूँ। अब इसमें आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे? जब आपकी स्टार्टिंग यानी कि आरंभ के लिए आपको मिलेगा 1 नंबर। जब आप उसके अंदर लिखोगे, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा कितना, 3 नंबर का, यानी कि जो विषय वस्तु, जो अंदर मैटर लिखोगे। प्रस्तुति के लिए आप 1 नंबर, यानी कि प्रेजेंटेशन, आप किस तरीके से उसे कॉपी में प्रेजेंट कर रहे हो, किस तरीके से लिख रहे हो, उससे आपके लिए 1 नंबर मिलेगा। और भाषा के लिए 1 नंबर। हमेशा ध्यान रखना, रचनात्मक लेख लिखते समय जो प्रेजेंटेशन के अंतर्गत आपकी वर्ड काउंटिंग भी आएगी, आपकी हैंडराइटिंग भी आएगी, किस तरीके से लाइन स्पेस देकर, वर्ड्स के बीच में स्पेस देकर लिख रहे हो, कितना सुंदर लिख रहे हो, ये सारी चीजें भी आएंगी। तो प्रस्तुति यानी कि प्रेजेंटेशन में ये सारी चीजें काउंट की जाती हैं। तो जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है वो हैंडराइटिंग के लिए काम कर लें। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब प्रश्न उत्तर शुरू हो रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में आपको देने हैं। तो यहां पर आपके पास 5 प्रश्न आए हैं, सिर्फ 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। कितने? 4 प्रश्नों के। और कितने देने हैं? 40 शब्दों में देने हैं। अब एक प्रश्न के लिए आपको मिल रहे हैं 2, तो 4 प्रश्नों के लिए आपको मिल जाएंगे 8 नंबर, ठीक है। पहला प्रश्न है डेडलाइन किसे कहते हैं, ठीक है। तो डेडलाइन के लिए आपको मिल रहे हैं कितने? 2 नंबर। अखबार 24 घंटे में एक बार या साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में एक बार प्रकाशित होती है। अखबार या पत्रिका में समाचारों या रिपोर्ट को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा होती है, जिसे डेडलाइन कहा जाता है। 24 घंटे में एक बार प्रसारित होने वाले जो समाचार पत्र होते हैं उनकी डेडलाइन मध्य रात्रि 12 बजे की होती है। और 12 बजे से पहले पहले जो भी खबरें, जो भी चीजें संपादक के पास पहुंच जाती हैं उन्हें वो पेपर में दे देता है। और 12 बजे के बाद अगर आती है तो वो डेडलाइन सीमा खत्म हो जाती है, इस वजह से उसे अखबारों में नहीं छापा जा सकता। नेक्स्ट आते हैं, रेडियो समाचार की शैली कैसी होनी चाहिए। अब रेडियो, ध्यान रखिए, रेडियो समाचार सिर्फ एक श्रव्य माध्यम है जो हमें सिर्फ सुनाई दे रहा है। तो इसको लिखते समय बहुत सारी सावधानियां लिखी जाती हैं और साथ ही साथ भाषा पर भी ध्यान दिया जाता है। अब देखिए क्या है, जिसमें आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हो, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा हैवी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, हैवी भाषा मतलब होता है बहुत शुद्ध हिंदी का अगर हम इस्तेमाल करते हैं या इंग्लिश ही बहुत ही शुद्ध इंग्लिश बोली जाए, तो जो साधारण लोग हैं उसे समझ नहीं पाएंगे। इसलिए साधारण भाषा का इस्तेमाल होता है जो समाचार वाचक आसानी से पढ़ सके, यानी कि जो समाचार पढ़ रहा है वो उसे आसानी से पढ़ सके।
जिसमें आम बोलचाल की भाषा के साथ साथ सटीक मुहावरों का इस्तेमाल हो। आप आसानी से देखिए, हम लोग भी साधारण बोलचाल में बहुत सारे मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं, आप कर सकते हैं, जिसमें सामसिक और तत्सम शब्दों की बहुलता हो, यानी कि समास शब्दों की हो, क्योंकि जितना हम समास शब्दों का लेंगे आप छोटे में शॉर्ट में पढ़ लोगे, ठीक है। तत्सम शब्द होने चाहिए, तद्भव नहीं होने चाहिए, क्योंकि तद्भव शब्द अक्सर मुश्किल हो जाते हैं, तो तत्सम शब्दों को आपको लेना है। अब देखिए ये यहाँ पर आंसर है, आपको पॉइंट्स में दिए गए, मगर आपको पॉइंट्स में नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना। इसका आंसर आप कैसे दोगे, इन्हीं पॉइंट्स को आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर दो आराम से। नेक्स्ट आ जाते हैं, संपादकीय लेखन से आप क्या समझते हैं। आप सभी को पता है समाचार का जो संपादक होता है उसका लेख भी जो है वो संपादकीय पृष्ठ पर छपता है। तो वो संपादकीय लेखन क्या होता है, ये संपादक से संपादक द्वारा लिखा गया लेख होता है, जिसे समाचार की आवाज भी कहा जाता है। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीयों को अखबार की आवाज माना जाता है। संपादकीय के जरिए अखबार किसी घटना, समस्या या मुद्दे के प्रति अपनी राय प्रकट कर सकता है। तो ये अखबार के जो संपादक हैं ये इनकी अपनी सोच होती है। देखिए हमने पहले भी बताया है, जो संपादक होते हैं, सह संपादक होते हैं, निष्पक्ष होकर किसी भी विषय पर लेखन कार्य करते हैं। लेकिन अब निष्पक्ष होकर सारे पूरे अखबार में तो लिखेंगे, लेकिन जब वो अपना लेख यानी कि संपादकीय लिख रहे हैं तो वो उसमें किसी भी पक्ष को रख सकते हैं, अपने पक्ष को रख सकते हैं। संपादकीय किसी व्यक्ति विशेष का विचार नहीं होता, इसलिए उसे किसी के नाम के साथ नहीं छापा जाता। अब उस पेपर का कोई भी संपादक हो, हमेशा ध्यान रखना उसको कभी भी उसका नाम नहीं लिखा जाएगा, उसका पद नाम दिया जाएगा, संपादक या सह संपादक जो उसने भी लिखा हो। संपादकीय लिखने का दायित्व उस अखबार में काम करने वाले संपादक और उनके सहयोगियों मतलब सह संपादकों पर। आमतौर पर अखबारों में सहायक संपादक संपादकीय लिखते हैं, यानी कि जो असिस्टेंट एडिटर्स होते हैं वो लिखते हैं। कोई बाहर का लेखक या पत्रकार संपादकीय नहीं लिख सकता। उपर्युक्त तो बिंदु सांकेतिक हैं, अन्य बिंदु विचारणीय या स्वीकार्य हो सकते हैं, यानी कि जो दिए गए हैं ये तो आप लिख सकते हो, लेकिन अगर आपके दिमाग में और भी कुछ है तो लिख सकते हो। तो ये सारी चीजें क्या समझते हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं, मैं पहले बोल रही हूँ सारों को पॉइंट्स में नहीं लिखना है, आपको इन्हें एक पैराग्राफ में लिखना है 40 शब्दों के अंदर। फिर आते हैं फीचर क्या है। फीचर क्या होता है, देखिए अखबारों में समाचार के अलावा भी अन्य कई तरह के पत्रकारीय लेखन छपता है, जिसे हम फीचर कहते हैं। इनमें फीचर प्रमुख है। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है, जिसका उद्देश्य पाठक को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना है। तो फीचर थोड़ा सा है ना, वो मनोरंजक रहता है, हमेशा ध्यान रखिए, बोरिंग खबरें नहीं रहती, मुद्दा सीरियस रहता है लेकिन उसकी भाषा शैली थोड़ी सी मनोरंजनात्मक रहती है। बीट किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। पत्रकारीय क्षेत्र में बीट जो होती है वो क्या होता है, संवाददाता के कार्य क्षेत्र को बीट कहा जाता है। मान लीजिए कि अगर मुझे क्राइम बहुत पसंद है तो क्राइम क्षेत्र में अगर मैं संपादक की एक काम करती हूं तो वो मेरी बीट कहलाएगी, कि मैं जो है एक पत्रकार, मेरी बीट क्या रहेगी, वो क्राइम है। किसी को राजनीति पसंद आती है, किसी को खेल पसंद आता है, किसी को फिल्म जगत पसंद आता है, तो जो आप इंटरेस्ट के अनुसार जो दी जाती है उसको हम बीट कहते हैं। खबरें भी कई तरह की होती हैं, राजनीतिक, आर्थिक, अपराध, खेल, फिल्म, कृषि, कानून, विज्ञान या किसी और भी विषय से जुड़ी हुई। तो ये जिस भी क्षेत्र में आप काम करोगे वो आपकी बीट कहलाएगी। तो पत्रकार की कार्य क्षेत्र को ही बीट कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 शब्दों में देने हैं। ध्यान दीजिए, 3 प्रश्न दिए जाएंगे, आपको सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं। वर्ड लिमिट 80 वर्ड्स यानी कि जस्ट डबल हो गया। अभी तक आप 40 शब्दों में दे रहे थे, अब आपको 80 शब्दों में देना है। तो एक प्रश्न के लिए आपको मिल रहे हैं 4 नंबर, जब 2 प्रश्न आप करोगे तो आपको मिलेंगे 8 नंबर, ठीक है। 3 प्रश्न, 3 में से आपको कितने करने होंगे, सिर्फ 2। पहला प्रश्न है, कहानी का नाटक में रूपांतरण करने के लिए क्या आवश्यक है। जब कोई स्टोरी को हम कहानी में, नाटक में तब्दील करते हैं तो क्या करना था, उन्हें हमें दृश्य में डिवाइड करना पड़ता है, उनमें संवाद देने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। देखिए, जहां कहानी का संबंध लेखक और पाठक से जुड़ता है, वहीं नाटक लेखक, निर्देशन, पात्र, दर्शक, श्रोता एवं अन्य लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो इसमें कई एलिमेंट्स हो जाते हैं।
चूंकि दृश्य का स्मृतियों में गहरा संबंध होता है, इसलिए नाटक एवं फिल्म को लोग देर तक याद रखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें क्या करना पड़ता है, इसमें दृश्य में बांटना पड़ता है। यही कारण है कि गोदान, देवदास, उसने कहा था, सगदती आदि के नाट्य रूपांतरण कई बार हुए और कई तरह से जुड़े। उपर्युक्त बिंदु सांकेतिक है और अन्य बिंदु विचारणीय में स्वीकार्य रहेंगे। यानी कि इसके अलावा भी अगर आप कुछ और देते हो तो वो भी मान्य होंगे। रेडियो नाटक में संवाद की क्या विशेषता है? अब देखिए, रेडियो नाटक तो पूरी तरह संवाद पर ही डिपेंड होता है, क्योंकि रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, तो उसमें क्या है, वो पूरी तरीके से संवाद पर ही डिपेंड रहता है। देखिए, रेडियो नाटक में संवाद की विशेषताएं। रेडियो नाटक में पात्रों संबंधी तमाम जानकारी हमें संवादों के माध्यम से ही मिलती है। यानी कि उसमें जितने कैरेक्टर हैं वो हमें कैसे पता चल रहे हैं, हमें डायलॉग्स यानी कि संवाद के द्वारा ही पता चल रहे हैं। उनके नाम, आपसी संबंध, चारित्रिक विशेषताएं, ये सभी हमें संवादों द्वारा ही उजागर करना होता है। यानी कि जो कैरेक्टर है उसका नाम क्या है, उसके गुण क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, या उसका संबंध दूसरे पात्र के साथ क्या है, ये सभी कुछ संवाद से ही पता चलता है। भाषा पर भी विशेष ध्यान रखना होगा। जो पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है, शहर का है कि गांव का है, क्या वो किसी विशेष प्रांत का है, उसकी उम्र क्या है, वो क्या रोजगार धंधा करता है, इस तरह की तमाम जानकारियां उस चरित्र की भाषा को निर्धारित करती है। अब देखिए, एक गांव के व्यक्ति की भाषा अलग रहेगी, एक शहर के पढ़े लिखे व्यक्ति की भाषा अलग रहेगी। एक बंगाली व्यक्ति अगर कैरेक्टर है तो उसकी भाषा या लहजा अलग रहेगा, जबकि एक महाराष्ट्रियन अगर कैरेक्टर है तो उसकी भाषा अलग रहेगी। तो हमेशा कैरेक्टर के हिसाब से हमें भाषा चुननी पड़ती है। फिर पात्रों का आपसी संबंध भी संवाद की बनावट पर असर डालता है। एक ही व्यक्ति अपनी पत्नी से अलग ढंग से बात करेगा, अपने नौकर से अलग ढंग से, अपने बॉस के प्रति सम्मान पूर्वक रवैया अपनाएगा, तो अपने मित्र के प्रति उसकी बराबरी और गर्मजोशी का व्यवहार होगा। तो यहाँ पर अब एक ही व्यक्ति जब अलग अलग अपने रिश्तों से मिलेगा तो उसका व्यवहार अलग अलग रहेगा, जैसा कि इसमें बताया गया। तो बात करते समय वो लहजा भी प्रकट होना चाहिए। रेडियो क्योंकि मूलतः संवाद प्रधान माध्यम है, इसलिए यहाँ इसका खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज हमें संवाद के माध्यम से ही पता चलेगी। रेडियो में कौन किससे बात कर रहा है हम देख नहीं पाते, इसीलिए संवाद जिस चरित्र को संबोधित है उसका नाम लेना जरूरी होता है, खास तौर पर जब दृश्यों में 2 से अधिक पात्र हों। इसके अलावा रेडियो नाटक में कई बार कोई पात्र विशेष जब कोई हरकत, कोई एक्शन करता है तो उसे संवाद का हिस्सा बनना पड़ता है। अब मान लीजिए हाथ उठा के मारा, तो इसे भी संवाद के माध्यम से ही बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो ध्यान देनी पड़ती हैं रेडियो नाटक में। अप्रत्याशित विषयों को लेख का नाम क्यों दिया जाता है? अप्रत्याशित विषय क्यों इन्हें लेख का नाम दिया जाता है? अब अप्रत्याशित का मतलब क्या होता है? ऐसे विषय जिनके बारे में कभी सोचा नहीं हो। ठीक है, जैसे अभी हमने बोला कि हम ये बोले कि जब मैं पहले दिन स्कूल गया, तो इस विषय पे पहले से तो कोई लेख लिखा हमें कहीं मिलेगा नहीं। जाहिर सी बात है, इसमें मुझे खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करना पड़ेगा। या जॉब पर मेरा पहला दिन, ठीक है, या रसोई में मेरा पहला दिन, या पहले दिन बनाया गया मेरे हाथ का भोजन। तो ये सारे एक्सपीरियंस ऐसे, इन पे विषय पर आपको कहीं पहले से लेख मिलेगा ही नहीं, तो ये आपको खुद लिखने होते हैं। अब इन्होंने पूछा कि इन्हें लेख का नाम क्यों दिया गया है। अप्रत्याशित विषयों में हम जो कुछ लिखेंगे वह कभी निबंध बन पड़ेगा, कभी संस्मरण, कभी रेखा चित्र की शक्ल होगा, तो कभी यात्रा वृत्तांत। यानी कि अब यहाँ पर हमें अपने अनुभव लिखने हैं, तो ये संस्मरण भी होगा, यात्रा वृत्तांत भी होगा, रेखा चित्र भी होगा, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हम उसे एक सामान्य नाम देंगे लेख, ताकि ऐसा ना लगे कि किसी विधा विशेष के भीतर ही लेखन करने का दबाव बन रहा है। अब मान लीजिए आपसे बोला गया आपकी पहली तटीय यात्रा, तो तटीय यात्रा तो क्या हो जाएगी, हमारा यात्रा वृत्तांत हो जाएगा, तो हम उसे यहाँ पे यात्रा वृत्तांत तो लिखेंगे नहीं, इसीलिए इसे लेख का नाम दिया जाता है। चलिए अब हम आ जाते हैं खंड गा में। तो खंड खा खत्म हो गया। खंड खा में 2 तरीके के प्रश्न आपके पास में आए, ठीक है, जिसमें आपने क्या देखा, एक 40 शब्दों के आप आंसर देंगे और एक 80 शब्दों के आंसर देंगे और रचनात्मक लेख रहेगा। तो ये 3 प्रश्न आपके कहाँ आए, ये आए खंड खा में। 2 प्रश्न आपके कहाँ पर आए,
2 प्रश्न आए आपके अपठित बोध में। तो ये आपके 5 प्रश्न हो गए। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 6 से हमारे शुरू हो रहा है क्या, ये हमारी पाठ्य पुस्तक। कौन कौन सी, आरोह और वितान से प्रश्न आएंगे। सबसे पहले आरोह से आएंगे। आरोह में पुस्तक हमारी 2 खंडों में विभक्त है, काव्य खंड और गद्य खंड, हम सभी को पता है। तो इनसे अलग अलग प्रश्न आएंगे, बहुविकल्पीय भी हैं और आपके लघुत्तरीय प्रश्न भी हैं। चलिए देखिए, खंड गा का हमारा पहला प्रश्न है, आरोह से आएगा। सबसे पहले काव्य खंड से आ रहा है। तो काव्य खंड में आपके पास में करीबन मेरे ख्याल से 9 अध्याय दिए गए हैं, ठीक है। इन 9 अध्यायों में से आपके पास किसी भी एक कविता या एक पद या दोहे चौपाई यहाँ पर रख दिया जाएगा और उससे पूछे जाएंगे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। देखिए क्या है, निम्नलिखित काव्यांश पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए, ठीक है। तो 5 प्रश्न आपके पास बहुविकल्पीय रहेंगे। क्या है यहाँ पर, क्या है, छोटा मेरा खेत सी कविता दी गई है। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बो गया। कल्पना के रसायनों को बीज बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। झूमने लगे फल, रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती। रोपाई सड़की कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत। तो यहाँ पर छोटा मेरा खेत की तो पूरी कविता रख दी गई है, अंश नहीं रखा गया। कविता अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, आपको अर्थ समझाने की जरूरत नहीं है। इस पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न मौजूद हैं। क्या है, कवि के अनुसार कागज का पन्ना किसका प्रतीक है, बीज का, शब्द का, क्षण का या खेत। तो कागज का पन्ना किसका, खेत का प्रतीक है। नेक्स्ट आते हैं, कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। चलिए देखते, कॉलम 1 में क्या है, क्षण का बीज, अंधड़, कटाई अनंतता की। कॉलम 2 है भावनात्मक उद्वेग, असीमित रसास्वादन, रचना, विचार और अभिव्यक्ति। तो अब यहाँ पर क्षण का बीज क्या है, यहाँ पर आपको कॉलम 1 से 2 से मिलाना है। यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें जो भी सही है वो आपको यहाँ पर लगाना है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, पहला क्या दिया है यहाँ पर लास्ट, पहले का है तीसरा क्षण का यानी रचना, विचार और अभिव्यक्ति। दूसरा है अंधड़ यानी कि भावनात्मक उद्वेग, कटाई अनंतता की यानी कि असीमित रसस्वादन, यानी कि हमेशा ही हम इसका रसस्वादन करते रहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कविता का मर्म किसे कहा गया है, खेती की प्रक्रिया, कवि कर्म के चरण, आंधी और बीज का संबंध, कागज और खेत की समानता। तो यहाँ पर जिस चीज का मर्म है वो है आपका कवि कर्म के चरण, यानी कि कविता जो कवि जो कार्य कर रहा है कविता लेखन में वो किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप है, उसे खेती कर्म के साथ सिमिलर किया गया है, ठीक। जैसे मैंने बताया था एसर्शन रीजन के क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके पास में हर काव्यांश और गद्यांश में, चाहे वो पठित हो चाहे अपठित हो। तो यहाँ पर भी देखिए कथन कारण आधारित प्रश्न आ गया है। निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यान पूर्वक पढ़िए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन है कविता की कटाई अनंतता की, बिल्कुल सही है, एक बार लिखी जाती है और हमेशा इसको काट के इसका आनंद लिया जाता है, इसको पढ़ के इसका आनंद लिया जाता है। कारण कविता लिखे जाने के बाद पढ़ने पर सदा रस प्रदान करती है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि कथन भी सही है और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। पांचवा प्रश्न है कवि के अनुसार उसका कागज का पन्ना रस का अक्षय पात्र क्यों है। रस का अक्षय पात्र मतलब जिससे हमेशा, अक्षय पात्र का मतलब होता है जो कभी खाली नहीं हो। तो अब जो कविता एक बार लिख दी गई तो उसे हम आज पढ़ें, 10 साल बाद पढ़ें, 20 साल बाद पढ़ें, 100 साल बाद पढ़ें, हम 1000 साल बाद पढ़ें, तो जब भी हम पढ़ेंगे उससे हमें वही आनंद प्राप्त होगा। तो वो क्या होगा, रस यानी कि आनंद का अक्षय पात्र जो कभी खाली ही नहीं हो रहा है ना। देखिए क्या है, ये चिरकाल तक आनंद देता है, ये कभी नष्ट नहीं होता, इसमें अमृत होता है, यह अलौकिक है। तो यहाँ पर अक्षय पात्र क्यों कहा है, क्योंकि यह चिरकाल तक आनंद देता है, हमेशा जब भी आप इसको पढ़ोगे ये आनंद ही देगा। प्रश्न संख्या 7, तो बहुविकल्पीय खत्म हो गए। अब हम आ जाते हैं वर्णनात्मक प्रश्नों पर। निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में देने हैं। अब आपके सामने 3 प्रश्न रखे गए हैं, आपको सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं। एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है 60 शब्दों में, कितना, 60 वर्ड्स में देना है। चलिए देखिए क्या है,
तो अब जब आप एक प्रश्न करोगे तो आपके लिए मिलेंगे 3 नंबर, 2 प्रश्न करोगे तो 6 नंबर, ठीक है, क्योंकि 2 ही प्रश्न हमको करने हैं। पहला प्रश्न है, आत्म परिचय कविता में कवि एक ओर जगजीवन का भार लिए घूमने की बात करता है और दूसरी ओर मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूं। विपरीत से लगते हैं, इन कथनों का आश्रय क्या है? ठीक है, अब इन दोनों कथनों का आपको मतलब बताना पड़ेगा और फिर इन्हें क्यों एक साथ रखा गया है ये भी बताना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले काव्य खंड से प्रश्न आए आपके पास में बहुविकल्पीय, अब वर्णनात्मक आएंगे, फिर इसके बाद हम गद्य खंड पर आएंगे। ठीक है, तो 3 नंबर का प्रश्न है, देखिए कैसे लिखेंगे। कविता में एक और जगजीवन का भार लिए घूमने की बात करता है, इसका आश्रय मनुष्य की सामाजिकता से, यानी कि वो समाज में रह रहा है तो समाज के क्रियाकलापों से तो अलग रहेगा नहीं रहेगा। जो वहां की नीतियां हैं, कर्म है, वो तो हमें करने ही पड़ेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसे सांसारिक दायित्वों का निर्वाह करना पड़ता है, जैसे कवि कर रहे हैं। जीवन में दुख सुख दोनों ही आते हैं, मनुष्य को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है, परंतु वह इस जीवन में अलग नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है, हम समाज से अलग कट के तो नहीं रह सकते हैं। दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं का आश्रय है उन अन्य लोगों द्वारा किए गई आलोचना से। अब जब हम समाज में रहते हैं तो हमारे द्वारा किए गए कृत्यों की बहुत सारे लोग आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं, तो भाई तुम्हें को बुराई करनी है, करते रहो, हम ध्यान नहीं देंगे। कवि इसे हृदयहीन और स्वार्थी मानते हैं, वह अपनी मस्ती में रहते हैं और जहां तक हो सके प्रेम बांटने की कोशिश करते हैं, यानी कि मुझे दूसरों की ये आलोचना से कोई फर्क नहीं है, मैं मस्त होकर जी रहा हूं, ये वो कह रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने पतंग कविता में दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। तो सेकंड चैप्टर हमारा पतंग का है, वहां से ये प्रश्न दिया गया है। तो प्रकृति में जो परिवर्तन हुआ, यानी कि सावन भादो का महीना बारिश का गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, वसंत का महीना आया, सॉरी वसंत का कह रहे हैं, उसके बाद आपका जो शरद का महीना आया, तो उसमें क्या तब्दीली हुई। साइकिल पे सवार होकर शरद आया था, तो क्या तब्दीलियां हुई, क्या परिवर्तन हुए, जो कविता में दिया गया है वही आपको लिखना है। सबसे तेज बौछारे गई भादों के जाने के बाद सवेरा हुआ, जो अत्यंत लालिमा और सुंदरता से परिपूर्ण था, क्योंकि आसमान पूरे साफ हो गए, वर्षा ऋतु में तो बादल छाए रहते हैं, है ना। वह सवेरा खरगोश की आंखों के समान लाल रंग था। वातावरण स्वच्छ और धुला हुआ दिखाई देता, क्योंकि बारिश से सभी कुछ धुल के एकदम स्वच्छ हो चुका होता है। धूप चमकीली होने लगी है, फूलों पर तितलियां मंडराने लगी हैं। जब बच्चे के रंग बिरंगे पतंग आकाश में उड़ने लगे तो चारों ओर सीटियों किलकारियों की आवाजें गूंज उठी तथा तितलियों की मधुर गुंजात शुरू हो गई। तो ये सब होता है क्योंकि वेदर जब बदल रहा है, मैंने बताया ना शरद आ रहा है, शरद का मौसम आ रहा है, तो शरद ऋतु में क्या होगा, हल्की सी ठंडक शुरू हो जाती है और दिन भी सुहाना सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में बहुत हार्ड था, बहुत ज्यादा तेज धूप होती थी जो हम लोग बर्दाश्त नहीं करते थे। अब वर्षा ऋतु में क्या हो जाता है, यानी कि जब सावन और भादो का महीना क्या रहता है, आषाढ़ सावन भादो 3 महीने जो है वो आपके बारिश के रहते हैं। अब बारिश के महीने में क्या होता है, खूब बादल काले रहते हैं, कभी धूप आई, कभी बादल आए, कभी बारिश हुई, कभी आंधी आई, ये सारी चीजें रहती हैं। लेकिन शरद ऋतु में ये सारी चीजें शांत हो चुकी होती हैं, है कि नहीं। अब तीसरा प्रश्न है गा, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं, कविता के बहाने पाठ के आधार पर बताइए। तीसरा चैप्टर है जिसमें हमारे पास 2 कविताएं दी गई हैं, बात सीधी थी और कविता के बहाने। तो इसमें कविता के बहाने से ये चैप्टर में से पूछा गया है कि बिना मुरझाए महकने के माने क्या हैं। कविता जो फूल की तरह खिलती तो है, लेकिन फूल का एक निश्चित जो है वो समय होता है, उसके बाद वो मुरझा जाता है। लेकिन जो कविता फूल की तरह खिली थी, खुशबू दे रही थी सबको, लेकिन वो क्या होती है, बिना मुरझाए, क्योंकि वो कभी मुरझाती नहीं। जो एक बार लिख गई तो क्या दोबारा मुरझाएगी, कभी नहीं मुरझाएगी, तो वो क्या हमेशा महकती रहती है। तो फूल इस चीज को नहीं समझ सकता है। कवि कहता है कि फूल एक निश्चित समय के लिए खिलते हैं, उनका जीवन भी निश्चित होता है, परंतु कवि के लिखने का कोई निश्चित समय नहीं होता, उसकी जीवन अवधि असीमित है। यानी कि अगर एक बार कविता लिख दी तो वो तो लिख गई, अब वो तो कभी हमेशा पढ़ी जा सकती है, वे कभी नहीं मुरझाती। उसकी कविताओं की महक सदैव फैलती रहती है, हमेशा फैलती रहेगी।
चलिए अब हम आ गए प्रश्न संख्या 8 पे। यहाँ पर हमारे सामने क्या प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में दीजिए। अभी हम क्या कर रहे थे, हम 60 शब्दों में आंसर दे रहे थे, तो एक क्वेश्चन के लिए हमें 3 नंबर मिल रहे थे। अब वही हमारे पास में काव्य खंड से ही प्रश्न आएंगे, कितने, 3, मगर करने हैं हमें 2 प्रश्न। लेकिन अब उत्तर हमें कितने के लिखने हैं, 40 शब्दों के, और एक प्रश्न के लिए हमें कितने मिलेंगे, सिर्फ 2 नंबर। तो काव्य खंड के 9 अध्याय में से ही इसमें आपके पास प्रश्न आने वाले हैं। पहला है, कविता कैमरे में बंद अपाहिज में हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे, पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है। जो व्यक्ति संपन्न होता है, सबल होता है, वो अपने आप को क्या, सर्वशक्तिमान मानता है। दौलत से भी संपन्न है, समृद्ध है, सब कुछ है, शक्तिवान है, तो वो अपने से लोगों को क्या है, वो दुर्बल समझने लगता है, जो कि इस कविता में बहुत बखूबी से दिखाया गया है ना। हम समर्थ शक्तिमान भक्ति के माध्यम से मीडिया की ताकत व कार्यक्रम संचालकों की मानसिकता का पता चलता है, क्योंकि वो वहां पर एक अपाहिज व्यक्ति को लेकर आए थे और उसके दर्द को उकेरने के लिए उससे इतने संवेदनहीन प्रश्नों को पूछ रहे थे जिसका कोई मतलब नहीं था। मीडिया कर्मी या मीडिया संचालक अपने प्रचार प्रसार की ताकत के कारण किसी का भी मजाक बना सकते हैं तथा किसी को भी नीचे गिरा सकते हैं। चैनल के मुनाफे के लिए संचालक किसी की करुणा को भी बेच सकते हैं। कार्यक्रम का निर्माण व प्रस्तुति संचालकों की मर्जी से होता है, इसीलिए उन्होंने बताया ना सर्वशक्तिमान, यानी कि वो अपनी मर्जी से वहां पर सारे करते हैं, दूसरे को क्या मतलब क्या नहीं ये नहीं दिखाया। दूसरा प्रश्न है, उषा कविता के प्रस्तुत काव्यांश का भाव सौंदर्य बताइए। अब प्रस्तुत भाग क्या है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। अगर अब इसका हमें आपको भाव सौंदर्य बताना है, भाव क्या है, यहाँ पर इन्होंने गाँव में सुबह होते ही उसकी गतिशीलता का चित्रण करते हुए उषा काल का बहुत ही सुंदर जो है वो प्रस्तुतिकरण करी है। अब सुबह सुबह क्या हुआ, आसमान में एक तरफ जहां कालिमा है वहीं पूरब के तरफ से लालिमा का संचार होना शुरू हो जाता है। तो इसके दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई स्त्री ने काली सिल पर लाल केसर पीसने के बाद उसे पानी से धोया हो, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पर गांव की गतिशीलता को भी दिखाया है और साथ ही प्राकृतिक सौंदर्य उषा काल का भी दिखाया है। कवि कहता है, जिस प्रकार ज्यादा काली सिल यानी कि अर्थात पत्थर का थोड़ा सा केसर डाल देने से धुल जाती है, अर्थात उसका कालापन खत्म हो जाता है, ठीक उसी प्रकार काले सिल की जो किरण रूपी केसर धो देता है, अर्थात सूर्योदय होते हर वस्तु चमकने लगती है। तो यहाँ पर क्या है, उस काले आसमान में सूरज की लालिमा और उसकी रोशनी से सभी कुछ सराबोर हो जाता है। तीसरा है, लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप कविता में शोकग्रस्त वातावरण में हनुमान के अवतरण को करुणा रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है। अब देखिए क्या है, लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने के बाद स्वयं प्रभु एक साधारण मनुष्य की भांति लक्ष्मण के सिर को गोद में रखकर विलाप कर रहे हैं और इन सभी को देखकर वहां जितने भालू बंदर सब हैं वो सब रो रहे हैं। तो इस तरीके से वहां पर एक करुणा, एक शोक का माहौल बना हुआ है, क्योंकि जो क्या कहते हैं वैद्य थे, उन्होंने साफ सुषेण वैद्य ने कहा था कि सूर्योदय से पहले अगर संजीवनी नहीं मिली तो लक्ष्मण का देह त्याग हो जाएगा। तो इससे सभी कहीं ना कहीं डरे हुए थे और हनुमान जी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब हनुमान जी लेने गए संजीवनी, उन्हें समझना आई संजीवनी और वो पूरा पर्वत उठा लाए। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी वीरता का प्रवेश किया वहां पर। जब सभी दुखी थे तो उनके आ जाने से क्या हुआ, और वो एक पर्वत लेकर आ गए पूरा। तो वहां पर क्या हुआ, वीर रस का जो है तुरंत आगमन हो गया, क्योंकि सब उनको देखकर खुश हो गए, तो उनका रोना धोना सबका बंद हो गया, तो करुण रस तो वहीं रुक गया। अब सभी उत्तेजित भी हो गए कि भाई अब इनको संजीवनी मिलेगी लक्ष्मण को और लक्ष्मण जीवित हो जाएंगे। तो वो उत्तेजना उल्लास का संचार हुआ और हनुमान का आगमन उनके लिए वीर रस हो गया। हनुमान लक्ष्मण के इलाज के लिए संजीवनी बूटी लाने हिमालय पर्वत गए थे। उन्हें आने में देर हो गई। लक्ष्मण मूर्छा के बाद पूरा माहौल शोकग्रस्त था, सभी रो रहे थे। समस्त भालू बानर सेना राम को देखकर अत्यंत दुखी थे। जैसे ही हनुमान संजीवनी बूटी लेकर शोक सभा में पहुंचे तो वे पूरा का पूरा पर्वत ही अपने हाथ में उठा लाए थे।
हनुमान को देख राम और समस्त जन थोड़े खुश हुए और शीघ्र ही वैद्य ने लक्ष्मण को संजीवनी बूटी पिलाई तो लक्ष्मण उठ खड़े हुए। राम सहित पूरी वानर सेना खुश हो गई। इस प्रकार शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को वीर रस का आविर्भाव कहा गया, क्योंकि सभी तुरंत खुश हो गए थे। तो इस तरीके से ये 3 प्रश्न आपको दिए गए थे जिन्हें आपको लिखने थे। अब उसमें से आपको 2 प्रश्न करने थे। अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 6 में। अब यहाँ पर हमारे गद्य खंड में आपके पास 5 अध्याय दिए गए, ठीक है। 5 नहीं, शायद 6 अध्याय हैं, ठीक। 6 अध्याय दिए गए हैं। इन 6 अध्यायों में से आपके पास में किसी भी पाठ से जो है कोई एक गद्यांश रख दिया जाएगा। उसमें से आपको जो से उस पर आधारित बहुविकल्पीय 5 प्रश्न दिए जाएंगे और 5 प्रश्न आपको करने होंगे। क्या है? निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। तो अब यहाँ पर हो गए आपके ये 5, तो ये 5 नंबर के हो जाएंगे। क्या दिया है? ये है आपका कहाँ, जाति प्रथा और श्रम विभाजन पार्ट से लिया गया है, जो हमारी बुक का आखिरी चैप्टर है। जाति प्रथा के पोषक जीवन, शारीरिक सुरक्षा एवं संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के समक्ष एक प्रभावशाली प्रयोग को स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे। यानी कि जो लोग जाति प्रथा चाहते हैं, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता किसी को नहीं है, तो उसका अर्थ उसे दासता में जकड़कर रखना होगा, क्योंकि दासता केवल कानूनी पराधीनता को नहीं कहा जा सकता। दासता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। उदाहरणतः जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहां कुछ लोगों को अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। यानी कि हमें नहीं पसंद है, तब भी हमें क्या है ना, वो काम करना पड़ा, क्योंकि देखिए जो काम हमें पसंद है अगर वो काम करते हैं तो उसमें क्या है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है ना, वो चीज है। अब इस पर 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार जाति प्रथा के समर्थक किस अधिकार को देने के लिए राजी नहीं होंगे? वो क्या होगा? अपने व्यवसाय को चुनने का अधिकार, है ना, जीवन जीने का अधिकार, शारीरिक सुरक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या व्यवसाय का चयन। तो यहाँ पर सही क्या होगा? व्यवसाय का चयन। यानी कि आप क्या पेशे में, किस पेशे में काम करने जाते हैं, इसका अधिकार वो देने के बिल्कुल राजी नहीं होंगे। दासता में कौन सी अवधारणा सम्मिलित नहीं है? सही विकल्प का चयन कीजिए। दासता में, ठीक है, स्वाधीनता के साथ जीना, कानूनी पराधीनता का होना, इच्छा के विरुद्ध कार्य करना, दूसरों द्वारा निश्चित कार्य करना। तो यहाँ पर जो सम्मिलित नहीं है वो है स्वाधीनता के साथ जीना। स्वाधीनता मतलब क्या होता है? आजादी। मगर दासता में क्या होता है? हम दूसरों की मर्जी के हिसाब से जी रहे होते हैं। मनुष्य के प्रभावशाली प्रयोग से लेखक का क्या तात्पर्य है? अब लेखक लिखा ना, मनुष्य के प्रभावशाली प्रयोग, इसका मतलब क्या है? यहां पर है दैहिक स्वतंत्रता प्रदान करना। दैहिक मतलब शारीरिक स्वतंत्रता प्रदान करना, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति का अधिकार, अपनी इच्छा से कार्य करने की स्वतंत्रता, अपनी इच्छा से जाति के चयन का अधिकार। तो यहाँ पर क्या चीज है? इसका मतलब अपनी इच्छा से कार्य करने की स्वतंत्रता, ठीक है। चौथा प्रश्न है, जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता पर किसी को कोई आपत्ति क्यों नहीं है? अब उन्होंने सिंपल पूछा, जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता पर किसी को कोई आपत्ति क्यों नहीं है? इन अधिकारों को देने के बाद भी दासता की प्रक्रिया बनी रहती है, पहला। दूसरा है क्योंकि स्वतंत्रता सभी को जाति विरोधी नहीं लगती है। तीसरा, क्योंकि जाति प्रथा के पोषकों को स्वतंत्र और सुरक्षित रहना प्रिय है, यानी वो क्या है, वो आजादी में रहना चाहते हैं। नेक्स्ट है, इसके पश्चात समाज में दासता को कानूनी मान्यता दी जा सकती है। तो क्यों आपत्ति नहीं है? क्यों? क्योंकि इन अधिकारों को देने के बाद भी दासता की प्रक्रिया बनी रहेगी। यानी कि अगर हम शारीरिक सुरक्षा और संपत्ति का अधिकार दे भी दें तो भी दासता की प्रक्रिया जारी रह सकती है, ठीक है। पांचवा प्रश्न है, जाति प्रथा के पोषक से लेखक का क्या आशय है? जाति प्रथा के पोषक से क्या कहना चाहते हैं? जाति के चयन को बढ़ावा देने वाले, जो जाति को बढ़ावा देते हैं, जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देने वाले, जातिगत भेदभाव के व्यवहार को
तिलांजलि देने वाले यानी कि जो छोड़ देते हैं उनसे, या जाति को कानूनी मान्यता देने वाले। तो यहाँ पर जाति प्रथा के पोषकों का तात्पर्य है आपका जातिगत भेदभाव को बढ़ा देना, यानी कि हर जाति को अलग अलग बताना कि भाई ये जाति ऊंची है, ये नीची है, ये खराब है, और उनसे उन्हीं की तरह व्यवहार करना, अच्छा बुरा इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 10 में, जहां से हमारे सामने आएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला इसमें दिया है प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। तो गद्य खंड के जो हमारे पास 6 चैप्टर हैं, उन 6 चैप्टर में आपके सामने 3 प्रश्न रखे जाएंगे। किसी भी चैप्टर से आपको सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं। एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है 60 शब्दों में, वर्ड लिमिट ध्यान रखना, 60 शब्दों से ज्यादा नहीं जाना है। और आप जो एक प्रश्न करोगे उसके लिए, एक प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे 3 नंबर, तो 2 प्रश्न करोगे तो आपको कितने मिलेंगे? 6 नंबर। ठीक है, देखिए क्या है पहला प्रश्न, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का आधार क्यों नहीं माना जा सकता? पाठ से उदाहरण देकर समझाइए। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का अधिकार का आधार क्यों नहीं माना? क्योंकि वहां पर जब हम श्रम को विभाजित कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं काम, तो वो जाति के आधार पर देते हैं ना, जाति के आधार पर, जो बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ तो लोगों की दक्षता के आधार पर हमें श्रम विभाजन करना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? जाति के आधार पर श्रम विभाजन किया जाता है। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर के निम्नलिखित तर्क हैं। क्या है? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी करती है। सभ्य समाज में श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में विभाजन अस्वाभाविक है। यानी कि मान लीजिए कि व्यक्ति को अगर मान लो लकड़ी का काम में पसंद नहीं है, तो उसको उसकी जाति के हिसाब से वो काम दिया जाएगा, तो जो बिल्कुल सही नहीं है कि नहीं? उसके तो उसको इंटरेस्ट के हिसाब से देना चाहिए। जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसमें मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा निजी दक्षता का विचार किए बिना किसी दूसरे के द्वारा उसके लिए पेशा निर्धारित कर दिया जाता है या जन्म पर आधारित होता है। तो जाति प्रथा में श्रम विभाजन किस पर आधारित होता है? वो आधारित होता है उसके जन्म से, यानी कि उसने जिस जाति में जन्म लिया है वो उसी जाति पर आधारित काम करे, उसके मतलब पूर्वज जो काम करते आए उसे वही करना है। भारत में जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, भले ही वह पेशा उसके लिए उपयुक्त हो या अपर्याप्त क्यों ना हो। इससे उसके भूखों मरने की नौबत आ जाती है। यानी कि मान लीजिए अगर उसे उसमें काम नहीं मिल रहा है तो वो अपना पेशा बदल नहीं सकता है, चाहे वो भूखों मर जाए। अब आ जाते हैं दूसरा प्रश्न। बाजार दर्शन पाठ में कहा गया है कि बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति, यानी खरीदने की शक्ति, कितना खरीद सकता है। इस तरह वह एक प्रकार से सामाजिक समानता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहां तक सहमत है? भाई ये जाहिर सी बात है, अगर आप कोई व्यापारी है, उसके दुकान में 2 लोग पहुंचे हैं, एक व्यक्ति के पास खरीदने की शक्ति नहीं, यानी कि पैसा नहीं है, दूसरे के पास खरीदने की शक्ति है, तो बाजार किसको आमंत्रित करेगा? जाहिर सी बात है जिसके पास पैसा है बाजार उसे आमंत्रित करेगा। तो इस तरह समाज में ना कोई जाति देख रहा है, ना लिंग देख रहा है, ना धर्म देख रहा है, वो खाली एक ही चीज पर टिका है, वो है क्रय शक्ति पर, है कि नहीं? यह बात बिल्कुल सत्य है कि बाजारवाद में कभी किसी लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र पर आधार नहीं देखता, कभी कोई भेदभाव नहीं करता। उसने केवल व्यक्ति के खरीदने की शक्ति को देखा है। जो व्यक्ति सामान खरीद सकता है वह बाजार में सर्वश्रेष्ठ है। कहने का आशय यही है कि उपभोक्तावादी संस्कृति में सामाजिक समता स्थापित की है, यही आज का बाजारवाद है। तो सीधे क्या है, इसमें इन्होंने कहीं ना कहीं ये अस्वाभाविक, मतलब एक बिना किसी वजह के ही एक समानता स्थापित हो गई है। तीसरा प्रश्न है, पहलवान की ढोलक पाठ में ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता है? पूरा गांव जो है वो ढोलक की आवाज से कहीं ना कहीं थोड़े सा, जो आसपास के माहौल से वो डरे हैं, निराश हैं, उनमें थोड़ा सा साहस भर जाता है कि नहीं? महामारी की त्रासदी से जूझते हुए ग्रामीणों को ढोलक की आवाज संजीवनी शक्ति की तरह मौत से लड़ने की प्रेरणा देती थी। यह आवाज बूढ़े, बच्चों व जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य उपस्थित कर देती थी। दंगल मतलब जो लड़ाई होती है। उनकी स्पंदन शक्ति से शून्य स्नायुओं में भी बिजली दौड़ जाती थी, यानी कि जो लोग पूरी तरीके से शिथिल हो चुके हैं वो भी कहीं ना कहीं एक्साइटेड हो जाते थे।
ठीक है कि ढोलक की आवाज में बुखार को दूर करने की ताकत ना थी, पर उसे सुनकर मरते हुए प्राणियों को अपनी आंखें मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। उस समय वे मृत्यु से नहीं डरते थे। इस प्रकार ढोलक की आवाज गांव वालों को मृत्यु से लड़ने की प्रेरणा देती थी। कहीं ना कहीं उनके अंदर उसको लड़ने की ताकत आ जाती थी उन परिस्थितियों से। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 है। अब हमारे पास फिर से गद्य खंड पर आधारित 3 प्रश्न आएंगे। उन 3 में से सिर्फ आपको 2 प्रश्न करने होंगे, लेकिन इस बार हमारे उत्तरों की वर्ड लिमिट रहेगी 40 शब्द। ठीक है, अभी हम 60 शब्दों में कर रहे थे, अब हमें करने होंगे 40 शब्दों में, और एक प्रश्न के लिए मिलेंगे आपको 2 नंबर। तो जब 2 प्रश्न करोगे तो कितने मिलेंगे? 4 नंबर। अब इन 3 प्रश्नों में पहला प्रश्न है, जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? काले मेघा पानी दे पाठ के आधार बताई। तो उन्होंने क्या बताया था कि ये कहीं ना कहीं जो है वो ईश्वर को अर्ध है, दान है। कई तर्क उन्होंने दिए थे कि नहीं दिए थे, है ना। तो देखिए क्या, जीजी के अनुसार मनुष्य के पास जो चीज ना हो वह उसका त्याग करके किसी और को देता है तो उसका बहुत अच्छा फल मिलता है। मान लीजिए अगर मुझे पैसे की आवश्यकता है तो मैं पैसा ही दान करूंगी। जो मेरे पास कम है, जिस चीज की मुझे आशा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे चाहत है, मुझे वही चीज को दान करना है। इंद्रसेना ऐसे समय में पानी मांग करती है जब लोगों के पास स्वयं पानी नहीं हुआ करता है, यानी कि अब पूरी तरह सूखा पड़ा है तो वो पानी ही तो मांग रही है और उनको पानी की ही जरूरत है। लोग अपने घरों से निकाल कर पानी देते हैं। लेखक को पानी की बर्बादी पसंद नहीं थी। तो आप इस पॉइंट को भी कर सकते हो। इसके बाद जो पानी की बुआई की बात उन्होंने करी थी वो दे सकते हो, दान वाला दे सकते हो। तो तीन तर्क दीदी ने दिए थे, तो तीनों में से कोई भी तर्क को आप यहाँ पर लिख सकते हो या चाहो, क्योंकि अगर आप तीनों तर्क दोगे ना तो ये 40 वर्ड लिमिट से ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए कोशिश करो कि एक ही पॉइंट को यहाँ पर लिखो। ठीक है, ये चीज उन्होंने बताई। उपरोक्त बिंदु सांकेतिक है, अन्य बिंदु विचारणीय और स्वीकार्य हो सकते हैं, यानी कि कोई और बिंदु भी, यानी कि 3 में से कोई 2 और तर्क भी आप दे दोगे तो वो भी आपके मान्य रहेंगे। दूसरा प्रश्न है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई थी? अब चूंकि भक्तिन जो है वो गांव से आई थी, उसका रहन सहन, बोल चाल, खान पान सब कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा सा देहाती सा था, तो वो सारा धीरे धीरे महादेवी पर भी असर पड़ने लगा था। देखिए क्या है, भक्तिन के आ जाने के बाद महादेवी को देहात की संस्कृति, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा आदि का ज्ञान हो गया, क्योंकि भक्तिन के अंदर दूसरों को बदल देने का गुण भरपूर मात्रा में विद्यमान था, यानी कि वो अपने जैसा दूसरों को बना सकती थी मगर खुद अपने अंदर कोई चेंजेस नहीं करती थी। वो भक्तिन भोजन में मीठा बनाना बंद कर दिया था। वह गाढ़ी दाल, मोटी रोटी, मकई की लपसी, ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे हरे दाने की खिचड़ी, बाजरे के तिल वाले गड़े पुए आदि बनाती थी। अब ये जो पूरा ठेठ गांव का जो भोजन था वो महादेवी को खाने को मिल रहा था। महादेवी वर्मा बार बार प्रयास करके भी उसके स्वभाव को परिवर्तित नहीं कर पाई थी। उन्होंने बहुत कोशिश करी कि जो है भक्तिन को चेंज कर दें, वो कुछ और थोड़ा अच्छा बनाए, लेकिन उसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया और धीरे धीरे उनका स्वभाव बदल गया। इसलिए भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती हो गई। गा प्रश्न है, अवधूत किसे कहते हैं? शिरीष को कालजयी अवधूत क्यों कहा गया है? शिरीष के फूल पाठ के आधार पर तय। अवधूत कहा जाता है सन्यासी को, यानी कि वो अपने आसपास के कठोर माहौल में भी अपने आप को बहुत ही शांत और सौम्य बनाए रखता है, जैसा कि शिरीष का फूल करता है, जो कि जेठ मास की गर्मी में खिलता है लेकिन अपने आसपास की भीषण गर्मी से ही अपने अंदर रस लेता है। इसीलिए इस पाठ में इन्होंने क्या बोला है? कालजयी अवधूत, यानी कि जो काल पर विजयी प्राप्त करता है, काफी लंबे समय के लिए खिलता है वो। अवधूत वह है जो सांसारिक मोहमाया से ऊपर होता है, वह सन्यासी होता है। लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत कहा है क्योंकि वह कठिन परिस्थितियों में भी फलता फूलता रहता है। भयंकर गर्मी, लू, उमस आदि में भी शिरीष का पेड़ फलों से लदा हुआ रहता है, यानी कि इतना विपरीत वातावरण है जहां पर अच्छे अच्छे इंसान मुरझा जाते हैं मगर वो शिरीष का फूल क्या है, वो हमेशा खिला रहता है। अब हम आ गए हैं प्रश्न संख्या 12, जो हमारे प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। इसके अंदर हमारे पास में रहेंगे हमारी वितान पुस्तक से प्रश्न। ठीक है,
तो वेदांत पुस्तक में आपके पास 3 अध्याय हैं, आप सभी को पता है, सिल्वर वेडिंग, जूझ और अतीत में दबे पांव। ठीक है, इन तीनों अध्यायों से प्रश्न आएंगे आपके सामने। निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में आपको लिखने हैं। तो एक प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे यहाँ पर 5 नंबर। मेरे ख्याल से यहाँ पर 40 नहीं होगा, ये आपका 100 नंबर का है। ठीक है, ये 100 शब्दों का आएगा। कहानी सिल्वर वेडिंग में यशोधर बाबू की पत्नी समय के, तो 3 प्रश्न करने हैं आएंगे और 2 प्रश्न करने हैं ना। पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि यशोधर बाबू अपनी जो मान्यताएं हैं उनसे निकल नहीं पा रहे थे। ठीक है, वो कहते हैं ना क्योंकि ये पूरा चैप्टर हमारी 2 पीढ़ियों के बीच के अंतराल को ही दर्शाता है, यशोधर बाबू की पीढ़ी और उनके बच्चों की पीढ़ी। इन दोनों के बीच जो गैप है उसको वो पार नहीं कर पा रहे थे। यशोधर बाबू के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, इसीलिए वह बचपन से ही जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे थे। वह बचपन में अपनी उम्र के बच्चों के साथ नहीं बल्कि बड़े बुजुर्गों के साथ रहते थे, पले बड़े, अतः वह उन परंपराओं को छोड़ नहीं सकते थे। यशोधर बाबू अपने आदर्श किशन दास से अत्यधिक प्रभावित और आधुनिक परिवेश में बदलते हुए जीवन मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध थे। यानी कि जो हमारी चीजें, रहन सहन, खान पान बदल रहे हैं वो उसके पूरी तरीके से विरुद्ध थे। इसीलिए क्या था, जो बच्चे अच्छा आधुनिक कपड़ा पहन रहे हैं, खा रहे हैं, रहन सहन, आधुनिक उपकरण इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब चीजें उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। जबकि उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ खड़ी दिखाई देती थी, वह अपने बच्चों के आधुनिक दृष्टिकोण से प्रभावित थी, यानी कि वो समय के साथ बदल रही थी। और यशोधर बाबू क्या थे, वो अपने बड़े बुजुर्गों की परंपराएं, किशन दा की सोच, उन सभी को छोड़ नहीं पा रहे थे। वे बेटी के कहे अनुसार नए कपड़े पहनती, वह अपने बेटों की जीवन में कोई ताक झांक नहीं करती। यशोधर बाबू की पत्नी आज की आधुनिकता के हिसाब से रहती थी, यानी कि वो बच्चों की सोच को समझ रही थी और इसी हिसाब से रह रही थी और समय में परिवर्तन होता देख खुद में भी परिवर्तन लाने का प्रयास करती है। परंतु यशोधर बाबू भी पुराने रीति रिवाज में बनकर रहते हैं। तो ये तो आप लिखे हो, इसके अलावा अगर आप कुछ और भी इसमें जोड़ना चाहते हो आसानी से लिख सकते हो। तो आप 3 में से आपको 2 करने हैं। ठीक है, 100 शब्दों के अंदर आपको लिखने हैं, ये ध्यान रखना। 5 नंबर आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलेंगे। तो अब यहाँ पर क्या है देखिए, दूसरा प्रश्न, आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का? जूझ कहानी के आधार पर तर्क दीजिए। तो जूझ कहानी में आनंद यादव जी का जो विचार था और दत्ता जी का राव का विचार बिल्कुल सही था, क्योंकि खेती बाड़ी से हम इतना नहीं कमा सकते कि अपना जीवन संवार सकें। तो अगर हमें और कुछ करना है तो उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, और इसमें दत्ता जी राव इस चीज को जानते थे और आनंद यानी कि हमारे लेखक भी इस चीज को जानते समझते थे। जबकि लेखक के पिताजी का रवैया बिल्कुल गलत था, उन्होंने बेटे की पढ़ाई छुड़वा के उसे खेती के काम में लगवा दिया था। इस पाठ के संदर्भ में हम अगर लेखक के पिताजी और दत्ताजी राव का पढ़ाई लिखाई के संबंध में रवैया देखें तो पता चलता है कि दत्ताजी राव का रवैया लेखक के पिता से बेहतर था। वह पढ़ाई लिखाई के महत्व को भली भांति जानते थे, इसीलिए जब दत्ताजी को पता चला कि लेखक के पिता उसे पढ़ने के लिए पाठशाला नहीं जाने देते तो उन्होंने लेखक के पिता को बहुत भला बुरा सुनाया और कहा कि बेटे और पत्नी को खेतों के काम में लगाकर तू पूरा दिन क्या करता है? मतलब तुमने बच्चे को की पढ़ाई छुड़ाकर उसे खेत में लगा दिया, पत्नी को लगा दिया, और खुद क्या था, वो रखमाबाई के पास में जाता था, है कि नहीं? तू कल से बेटे को पढ़ाने भेजेगा, अगर तेरे पास फीस के पैसे नहीं हैं तो मैं उसकी फीस दूंगा। दत्ता जी के सामने लेखक के पिता ने हाँ तो कर दी, पर बाद में वे आनंद को स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं थे, जिससे ज्ञात होता है कि पिताजी का रवैया पढ़ाई लिखाई के प्रति ठीक नहीं था। वो नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने 3 शर्तें भी रखी थी, है ना, कि जब ये शर्त पालन करोगे तभी तुमको स्कूल जाने दूंगा, और लेखक उन शर्तों को मान जाते हैं, है कि नहीं? तीसरा प्रश्न है हमारे पास, अतीत में दबे पांव पाठ के अनुसार पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप यह कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी? आप देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदाड़ो से हमें ज्यादा अवशेष मिले, हड़प्पा से ज्यादा नहीं मिले। तो मोहनजोदाड़ो से मिले हुए अवशेष ये बताते हैं कि वहां पर
आपको बहुत तरह के औजार तो मिले मगर किसी तरह का हथियार नहीं मिला। तो ये सीधी सीधी बताती है कि वहां पर शासन लोग अपनी समझ, वहां पर अनुशासित कहते थे, अपनी समझ से अनुशासित थे। कोई शक्ति उनके ऊपर, उनको ताकत नहीं थी जो उनको अनुशासित करे। साथ ही साथ किसी भी तरह के बहुत बड़े मुकुट, प्रासाद ऐसे कुछ वहां पर नहीं मिले हैं अवशेष, जिससे पता चलता है कि वहां कोई ऐसी ताकतवर सत्ता नहीं थी कि जो वहां पर राज करी हो। वहां पे लोगों का जीवन अनुशासित खुद अपनी समझ से था। पुरातत्व वेदताओं ने भी जो खुदाई की और खोज की, उसमें उन्हें मिट्टी के बर्तन, सिक्के, मूर्तियां, पत्थर और लकड़ी के उपकरण मिले। इन चित्रों के फलस्वरूप यही बात सामने आई कि लोग समय के अनुरूप इन वस्तुओं का उपभोग करते थे। दूसरा, उनकी नगर योजना भी उनकी समझ में पुख्ता प्रमाण थी। यानी कि जो, अब देखिए आप सभी को पता है इंडिया की फर्स्ट प्लांट सिटी जो है वो चंडीगढ़ थी, और वो किसको देखकर इंस्पायर थी? वो मोहनजोदाड़ो को देखकर इंस्पायर थी। वहां के आर्किटेक्चर को देखकर इस सिटी को मतलब पूरा बनाया गया था। तो उस वहां की जो नगर योजना थी उसे आज के आधुनिक नगर योजना में शामिल किया जाता है। दूसरा, उनकी नगर योजना भी उनकी समझ में पुख्ता प्रमाण है। आज की नगर योजना भी उनकी योजना के समकक्ष नहीं ठहरती है। जो कुछ नगरों, गलियों, सड़कों को साफ सुथरा रखने की विधि अपनाई, वह उनकी समझ में को ही दर्शाती है। तो कहने का सीधा सीधा तात्पर्य है कि वहां के लोग अपने आप में थे, या इन्होंने बोला नहीं, सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित थी। वहां किसी तरह का औजार ना मिलना, किसी तरह का भारी मुकुट ना मिलना, महलों का ना मिलना, ये सीधे तरह दर्शाता है कि वहां कोई शक्ति जो है वो शासन नहीं करती थी। वहां के लोग अपने आप में समझदार थे। तो ये था हमारे क्लास 12th हिंदी कोर का आपका सैंपल पेपर। तो इलेक्टिव वाले स्टूडेंट बोल रहे होंगे कि मैम हमारा तो बिल्कुल इंतजार आपका खत्म हुआ, आपको जल्द ही इलेक्टिव का भी सैंपल पेपर मिलेगा, ठीक है, ये हमारा प्रॉमिस है। अब देखिए पेपर तो हमने आपको बता दिया, मार्किंग स्कीम भी बता दी, कोर का सिलेबस भी मैं लगभग पूरा कंप्लीट करा चुकी हूँ, आजकल आपको वन शॉट दे रही हूँ, और एग्जाम्स के टाइम में आपके सैंपल पेपर्स भी दूंगी, PYQs भी आपको मैं पहले प्रोवाइड करा चुकी हूँ, एक्सेप्ट 2025 का क्वेश्चन पेपर मैंने आपको नहीं बताया है, वो भी बताऊंगी। तो कोर के लिए सिलेबस काफी हद तक सॉर्ट आउट है, लेकिन इलेक्टिव स्टूडेंट्स का अभी सिलेबस मैंने शुरू किया है और बहुत जल्द ही उन्हें कंप्लीट भी करूंगी, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा 4 महीने का समय बचा है, लेकिन इन 4 महीनों में हम कमर कस के पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।